नमस्कार। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी यूट्यूब चैनल। लीजिए प्रस्तुत है प्यासी नदी उपन्यास का छठा भाग। मैं रविंद्र और निशा का फ़ोटो देखते देखते गहरे विचारों में गोते खाने लगा। मुझे अपनी आंखों पर सहसा विश्वास नहीं हो पा रहा था, पर इतने ठोस प्रमाण को अनदेखा कर सकने का भी तो कोई कारण नहीं था। सहसा मुझे ख्याल आया कि निशा तो अभी दिल्ली में ही है, उसकी सहेली अभी तक तो लौटी भी नहीं होगी। मैंने स्वयं पर नियंत्रण करके रविंद्र से पूछा, भाई रविंद्र जी, आपको इस रूप में देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। वास्तव में आपने बहुत सुंदर युवती से विवाह किया है। आपकी पत्नी का क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली है? मेरे प्रश्न से रविंद्र का चेहरा असमंजस में डूब गया और वह अवरुद्ध कंठ से बोला, इनका नाम निशा है। ये लोग कभी कानपुर में रहा करते थे, पर अब सब लोग इधर उधर हो गए हैं। दो बड़े भाई सरकारी नौकरी में हैं, एक पटना में है और दूसरे इलाहाबाद में। निशा लखनऊ के महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में अंग्रेजी की लेक्चरर हैं। मैंने अपने मन में उठती शंकाओं को दबाते हुए सहज स्वाभाविक स्वर बनाने का प्रयास किया। वाह, आपको तो भरे पूरे परिवार की विदुषी युवती मिल गई। दोनों की जोड़ी भी क्या खूब है। अपने देश में विवाह की संस्था इतनी रूढ़िग्रस्त हो चली है कि कायदे की जोड़ियां यदा कदा ही देखने में आती हैं। अगली समस्या यह बनती है कि बाहर से किसी तरह मिल जाने का संयोग बन भी जाता है तो भीतर से मधुर आलाप कायम नहीं हो पाता। विवाह के 2-4 साल बाद तो अधिकांश दाम्पत्य संबंध असहनीय हो जाने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अपनी रो में बोलते बोलते एकाएक मेरी दृष्टि रविंद्र के चेहरे पर गई तो मैंने पाया कि उसकी आंखों में हल्का सा व्यंग्य उभर रहा है। सरीन ने मेरा हाथ दबाकर कहा, यार नरेन, तुम में बस यही तो बुरी बीमारी है कि बस एक बार शुरू हो जाते हो तो रिकॉर्ड की तरह बजते ही चले जाते हो। हाँ, है तो यह बुरी बात, मगर इतनी सुंदर जोड़े को देखकर क्या स्वाभाविक नहीं है कि मुंह से अपने आप प्रशंसा के शब्द निकलते चले जाएं? मैंने कहा। सरीन ने कनखियों से रविंद्र का चेहरा देखा और एकाएक शब्द पर बल देते हुए बोला, लेकिन नरेंद्र, एक गलतफहमी में जितनी जल्दी सुधार कर लो उतना ही अच्छा है। निशा और रविंद्र कभी वाइफ हस्बैंड थे, मगर अब नहीं। दोनों का लगभग 2 साल पहले संबंध विच्छेद हो चुका है। सरीन के कथन में यह संकेत स्पष्ट था कि तुम जो लड़कियों और औरतों की काल्पनिक तस्वीरें बनाकर खड़ी करते हो उनमें कोई सच्चाई नहीं। मैंने सरीन द्वारा दी गई सूचना को कोई महत्व न देकर कहा, कुछ कहो, लड़की ऐसी तो नहीं लगती। इसके चेहरे पर विचित्र कोमलता और आंखों से गहरी संवेदनशीलता झांकती नजर आती है। सरीन ने मुझे मुंह चढ़ाते हुए अपनी बात कही, आंखों में तुम्हें संवेदनशीलता या कोमलता वगैरह झांकती क्यों नजर नहीं आएगी? कभी किसी से पाला पड़ा होता तो कुछ पता चलता। तुम्हें तो हर लड़की देवी या परी दिखाई पड़ती है। असल में जब तक कोई औरत तुम्हारी जिंदगी में बीवी बनकर नहीं आएगी तुम औरत के बारे में पहेलियां ही बुझाते रहोगे। तुम्हारी बात में दम है, पर वह आधा सच है। क्या जरूरी है कि जो लड़की हमारी जिंदगी में बीवी बनकर आती है हम उसे पूरी तरह समझ ही पाएं, या कि वही हमें समझ जाए? असल चीज़ है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन वह समझ पैदा कहाँ से हो? 25 बरस तक एक युवक और एक युवती अलग अलग वातावरण और परिस्थितियों में विकसित होते हैं। हम उनके बाहरी लक्षणों में समानता खोजकर उन्हें विवाह के सूत्र में बांध देते हैं। कभी उनमें पटरी बैठ जाती है, कभी वह परस्पर विरोधी दिशाओं में जाते दिखाई पड़ते हैं। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? पर रविंद्र और निशा का भी किसी ने जबरदस्ती गठजोड़ किया होगा, इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। एकाएक रविंद्र ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप निशा को जानते हैं? उत्तर देने में मैंने पूर्ण सतर्कता बरती। जानने की बात तो फिलहाल छोड़ ही दीजिए। मैं तो इस आधार पर यह बात कह रहा हूँ कि दोनों मैच्योर हैं और किसी दूसरे के फैसले से आपस में जबरन नहीं बंधे होंगे। दोनों की स्वीकृति से ही विवाह संभव हुआ होगा। हम दोनों की स्वीकृति का मतलब तो कुछ नहीं निकला जब हम दोनों एक धरातल पर कभी जुड़कर रह ही नहीं पाए। मैंने निशा से नौकरी छोड़ देने के लिए कहा। शुरू में तो वह टाल मटोल करती रही, बाद में उसने साफ शब्दों में नौकरी छोड़ने से इनकार कर दिया। रविंद्र ने उदासी से डूबे स्वर में कहा, बहुत से दंपत्ति नौकरी करते हैं और ऐसों की भी कमी नहीं है जो अलग अलग शहरों में रहते हैं, लेकिन एक ऐसी सामान्य समझ उनके बीच विकसित हो जाती है कि निर्वाह में दिक्कत नहीं होती। मैंने नरेंद्र को गहरे में पकड़ने का प्रयास किया। आप शायद ठीक ही कहते हैं नरेंद्र जी। निशा अपने आप में संपूर्ण अनुभव करती थी। उसे अपने अलावा और भी किसी की ज़रूरत है ऐसा वह नहीं मानती थी। मेरा उत्साह उसे प्रभावित नहीं करता था।
मैं समझता हूँ निशा एक बहुत ठंडी औरत थी, हालांकि मैं भी कोई गर्म चीज़ नहीं हूँ। मगर रविंद्र ने अपनी बात पूरी नहीं की। क्या आपका बाकायदा तलाक हो चुका है? मैंने जानना चाहा। जी हाँ, अब तो बरस से भी ऊपर की बात हो गई। कानूनी कार्रवाई मैंने कुछ नहीं की, उसकी ज़रूरत ही क्या थी? क्या आपने शादी के बाद छुट्टी लेकर उसे कहीं साथ ले जाने का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया था? और हाँ, क्या आप हमेशा अकेले ही रहते रहे हैं? मेरा मतलब है, क्या घर परिवार में और कोई ऐसा नहीं है जो आपके साथ आकर रहे? माँ बहुत बूढ़ी है, पहले मेरे पास ही रहती थी, अब बड़े भाई साहब के साथ पूना में है। हम 2 भाइयों से बड़ी एक बहन है जो बम्बई में है। मैंने लापरवाही भरे अंदाज में कहा। आप इतने खूबसूरत नौजवान हैं, अतीत पर लानत भेजकर फिर से विवाह क्यों नहीं कर लेते? सरीन और रविंद्र दोनों ने ताज्जुब से मुझे देखा। रविंद्र ने अकारण खांसकर गला साफ किया और बोला, कड़वे अनुभव को दोहराने का लाभ भी क्या है? मैं यह नहीं मानता कि किसी कारण से अगर आप एक जगह चोट खा जाएं, तो उसी चोट की दुखन को याद करते हुए सारी उम्र काट दें। कभी कभी हमारे अनुभव गलत भी तो हो जाते हैं। क्या आप निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि आपके जीवन में आने वाली कोई और युवती भी ठीक निशा जैसे ही आचरण करेगी? मैंने रविंद्र को झकझोरने का प्रयास किया, लेकिन वह कौन सी ऐसी निर्णायक स्थिति हो सकती है जिसकी वजह से अंततः तलाक होकर ही रहा है? स्थिति या परिस्थिति, आप जो भी कहें, कोई खास नहीं थी। जैसा कि मैंने आपसे बतलाया था कि बाहर से तो सब कुछ ठीक ठाक ही था, मगर निशा के भीतर गजब की आत्मरति थी। कभी कभी वह बहुत उदास और उबी हुई नजर आती थी। उसके भीतर जो आइसबर्ग था, उसे कोई भी पति बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्या आप सोच सकते हैं कि पति पत्नी शादी के बाद एकांत शयन कक्ष में हो और पत्नी में पति के नज़दीक हो सकने की कोई ललक ही न हो? सहसा मुझे अल्मोड़े के उस बेडरूम की याद हो आई जिसमें निशा और राकेश अकेले सोते थे और वहाँ उनको पति पत्नी ही समझा जाता था। लेकिन राकेश निशा को लेकर प्यासा ही बना हुआ था। निशा के संबंध भी राकेश से सारी बाहरी घनिष्ठता के बावजूद उतापहीन ही बने हुए थे। उन दोनों में मैत्री थी, पर प्रगाढ़ घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाई थी। मैंने रविंद्र से कहा, आपने उसमें वैसा कुछ जगाने की कोशिश क्यों नहीं की जो उसमें औरतपन की अनुभूति बलवती हो उठती और वह प्यार तथा समर्पण की बाध्यता अनुभव कर पाती? कहीं पहाड़ पर ले जाते, कुछ खिलंदड़पन से मौज मस्ती करते। मेरा ख्याल है कि एक लड़की को औरत बनाने के लिए थोड़ी कोशिश जरूरी है। मेरी सीख भरी बातें सुनकर रविंद्र की आंखों में एक व्यंग्य उभरा, लेकिन उसने सहज बने रहकर ही अपनी बात कही। आप जो कह रहे हैं उसे मैं भी सही मानता हूँ और मैंने वही कुछ करना भी चाहा। मैं उसे लेकर पूरा 1 महीना कश्मीर में रहा। वह मेरे साथ खूब सैर सपाटे करती थी, बड़ी अच्छी बातें करती थी। उसका व्यवहार एक अच्छे मित्र जैसा ही था, पर न जाने रात को उसे क्या हो जाता था कि एक दूरी बनाए रखने की कोशिश करती थी। मैंने कहा, है तो विचित्र बात, कोई लड़की शादी के बाद ऐसा व्यवहार शायद ही करती हो। पति के लिए इससे बड़ी कष्टकारी स्थिति वास्तव में दूसरी नहीं हो सकती। मैंने सहानुभूति जतलाई। रविंद्र के भीतर जो घुमड़ रहा था उसे वह कहता चला गया। शादी के बरस 2 बरस बाद कोई लड़की यह अनुभव करने लग जाए कि जिस आदमी से उसने शादी की है उसे वह प्रेम नहीं कर सकती, तो बात समझ में आती है। पर शादी के 20 दिन बाद ही पति से उल्टे सीधे प्रश्न करके लड़की उसका दिल दिमाग खराब करने लगे तो बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। रविंद्र की बात सुनकर मैंने कहा, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मैंने रविंद्र से पूछा, पूरे महीने साथ रहने के बाद मंजिल मिली कोई? अजी क्या मंजिल मिलनी थी, उसमें मेरे प्रति कैसा भी यौन उल्लास नहीं था। साथ सोती थी तो यही लगता था कि बर्फ़ की सिल्ली या लकड़ी का कुंदा मेरे साथ बेजान और बेहिस पड़ा हुआ है। जिसके मन में समर्पण की इच्छा न हो, कुछ लेने देने का रंच मात्र भी उत्साह न हो, उससे मैं जोर जबरदस्ती कर ही नहीं सकता। हर आदमी का अपना अपना स्वभाव होता है। रविंद्र अपनी बात कहते कहते मायूसी में खो गया। मैं रविंद्र का बयान सुनकर भीतर तक दहल उठा। मैं निशा को इतनी ठंडी नहीं समझता था। रविंद्र की दास्तान सुनकर मेरे सामने एक नई समस्या यह भी उठ खड़ी हुई कि कहीं मेरे मित्र राकेश को भी निशा के हाथों यही कुछ न भुगतना पड़े। मैंने रविंद्र से मालूम किया, क्या निशा फिर आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई? नहीं,
उसका कॉलेज खुल गया था, इसलिए वह लौट गई। इस दौरान मैंने उसे बहुत ही घनिष्ठ पत्र लिखे, पर उसने उनका जवाब यूं ही सा दिया। पिछली दफ़ा नुमाइश के मौके पर आई थी तो सहेलियों के साथ थी। उनके साथ तमाम वक्त बाहर ही बाहर घूमती रही। मेरे पास जब भी आई, एक दो लड़कियां उसके साथ चिपकी ही रहती थीं। एक दो बार मुझे भी साथ ले गई। होटल या रेस्तरां में बहुत खुश नज़र आती थी। इधर उधर की न जाने कितनी ही बातें लगातार करती चली जाती थी, मगर मेरे साथ एकांत में आते ही पूरी तरह बदल जाती थी। उसकी इस रवैये से मैं इतना अपसेट हो जाता था कि उसे छूते हुए भी डरता था। एक बार की बात बतलाता हूँ आपको। मैं और निशा टैक्सी में बैठे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद ड्राइवर ने पीछे घूमकर टैक्सी के दरवाजे पर नज़र डाली और बोला, मैम साहब, उधर का डोर ज़रा ढीला है, आप दरवाजे से लग कर न बैठें। मैंने निशा को अपनी ओर सरक आने के लिए उत्साहित किया। उसने हल्के से कंधे उचकाकर धीरे से कहा, कुछ नहीं होता। इस पर मैंने उसकी पीठ के पीछे हाथ डालकर जैसे ही अपनी ओर खींचा तो वह बोली, रहने दीजिए, मैं ऐसे गिरने वाली नहीं हूँ। निशा की यह तटस्थता मुझे साफ साफ अपना अपमान लगी। उसके कंधे और पीठ से अपना हाथ हटाकर मैंने कहा, मर जाओ तुम, जहन्नुम में भी जा पड़ो तो मुझे क्या है। मेरे आवेश पर उसकी आंखों में एक काटने वाला व्यंग्य भाव उभरा और वह बोली, अच्छा बाबा, मेरे कंधे और पीठ पर हाथ रखने का इतना चाव है तो रख लो, कोई दूसरा बहाना तलाश क्यों करते हो। मैंने रविंद्र की बात के बीच में ही कहा, भाई यह तो हद ही हो गई। सरीन, जो शायद ऊँग में था, हम लोगों से बोला, क्या सारी रात बातें ही होती रहेंगी आज? यारो चलो थोड़ी देर सो भी लें। सरीन की उतावली देखकर रविंद्र उठकर खड़ा हो गया। हम तीनों उठकर रविंद्र के बेडरूम चले गए। रविंद्र ने वार्डरोब खोलकर मेरे और सरीन के लिए लुंगियाँ निकाली और बोला, आप दोनों कपड़े बदल लीजिए और इजी होकर सोइए। निशा को लेकर रविंद्र पर जो गुजरी थी, उसे सोचकर मेरी आंखों की नींद उड़ गई थी। पता नहीं रविंद्र उस रात सो पाया या नहीं, मगर मेरी आंखों की नींद तो पूरी तरह उखड़ गई। रविंद्र की कहानी के साथ साथ निशा के साथ अभी सप्ताह भर पहले के सारे संस्मरण मेरी आंखों में चलचित्र की तरह घूम गए।